नमस्कार मित्रों, मैं शर्विन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट और सी टेट की डेट आ चुकी है और वो दोनों ही एग्ज़ाम बहुत ही निकटतम है। अगर हम ये कहते हैं कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा तो ये बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर अगर हम देखें तो बताया गया है कि दिसंबर में ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसके बाद बहुत बड़ी वैकेंसी आपके समक्ष होगी। लगभग 1 लाख पद की वैकेंसी आने वाली है। जुट जाइए, लग जाइए, मेहनत कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट के चैप्टर में या लास्ट की वीडियो की बात करें हम, तो लास्ट की वीडियो में हमने शिक्षण विधियां हमारी चल रही थी। अभी तक शिक्षण विधियों को हम देख रहे थे और अच्छे तरीके से समझाया भी गया था। आप लोगों ने समझा भी था, आपका बहुत प्यार मिला उसमें। अभी उसी सेशन में हम शिक्षण विधियां कंटिन्यू करने वाले हैं। शिक्षण विधियों में हमने लास्ट में देखा था शिक्षक क्या होता है, शिक्षक किस प्रकार से कार्य कराता है, जब शिक्षक पढ़ाता है तो क्या वो सोचता है, कितना कराता है, कितना नहीं कराता है, वो सारी चीज़ें हमने सब पूर्व के लेक्चर में देख ली थी। अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, विश्लेषणात्मक क्या होता है, ये सब हम सारी चीज़ें देख चुके थे। अब आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण की। शिक्षण क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने बात की थी शिक्षक की, शिक्षक के मध्य कौन कौन सी कड़ियाँ होती हैं उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे शिक्षण की। शिक्षण किस प्रकार से कराया जाता है, शिक्षण करने के लिए क्या तरीका होता है, वो सारी चीज़ें आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर मैं शिक्षण की बात करूं तो देखिए, शिक्षण और शिक्षार्थी दो एक ऐसे पहलू हैं जिनके बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अगर शिक्षक है और शिक्षार्थी नहीं है तो शिक्षा बेकार है। शिक्षार्थी है, पढ़ाने वाला नहीं है तो शिक्षा बेकार है। दोनों ही कंडीशन में शिक्षा बेकार है। जब तक हमारे पास दो पहलू नहीं होंगे तब तक शिक्षा बेकार है। अब चलिए देखते हैं। यहाँ शिक्षण डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण। शिक्षण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु के आदान प्रदान की संपूर्ण वर्णित क्रिया है। तात्पर्य क्या हुआ? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु, ये देखिए विशेष ध्यान देंगे यहाँ, विषय वस्तु के आदान प्रदान, विषय वस्तु के आदान प्रदान की संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, जो भी एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को शिक्षा दी जाती है वो सुनियोजित होती है। सुनियोजित से मतलब क्या हुआ? पहले एक शिक्षक योजना बनाएगा, उसकी योजना बनाने के उपरांत शिक्षार्थियों के मध्य आता है और शिक्षार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है वही कहलाती है शिक्षण। क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। यानी कि विषय वस्तु का जो आदान प्रदान किया जाता है, उस विषय वस्तु में जो जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो आपके उदाहरण के माध्यम से समझाए, चाहे वो आपको परिभाषा के माध्यम से समझाए, चाहे वो आपको एक कोई पिक्चर दिखा दे, बोले ये पिक्चर है, ठीक है, उस पिक्चर के माध्यम से समझा दे, किसी भी चीज़ के द्वारा जो समझाई जाती है वही क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। अच्छा, एक मॉरिसन हुए थे, मॉरिसन के द्वारा उनके विचार को जान लेते हैं। बड़े अच्छे विचार हैं उनके। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति अंतर संबंधों के द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है। तात्पर्य क्या हुआ? मॉरिसन जी कहते हैं इसमें, जो एक शिक्षक होता है वो अधिक परिपक्व होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक से कम पढ़ा लिखा कौन है भाई? किसे समझाएगा? वो शिक्षार्थियों को समझाएगा, विद्यार्थियों को बताएगा। तो विद्यार्थी एक कोरा कागज कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरा
कागज़ कहलाता है। और कोरा कागज़ इसलिए कहलाता है, उस बच्चे को जो भी हम ज्ञान देते हैं वो उस ज्ञान को ऑब्जर्व कर लेता है, सीख लेता है, और उसी के माध्यम से जो हम उसे सिखाने का प्रयास करते हैं, उसी के माध्यम से वो आगे बढ़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसीलिए शिक्षक एक विद्यार्थी को कोरा कागज़ कहा गया है। क्या कहा गया है? कोरा कागज़ कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। अच्छा, यहाँ पे मॉरिसन साहब कहते हैं शिक्षक एक ऐसी प्रक्रिया है, अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अंतर संबंधों के आधार पर सिखाने का प्रयास करता है। तो मैं जो आपको अपने अंतर संबंधों की क्रिया द्वारा सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही क्या कहलाएगा? शिक्षक प्रक्रिया कहलाएगी। शिक्षण जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी। या किसी विद्यालय में चले जाइए, विद्यालय में जो एक शिक्षक या शिक्षिका है सिखाने का प्रयास करती है, किसको? विद्यार्थियों को। किसके द्वारा? अंतर संबंधों के द्वारा। अंतर संबंध में क्या क्या आ जाता है? मैंने अभी बताया था आपको उदाहरण के रूप में, कोई पिक्चर दिखा के या किसी स्थल को दिखाकर। स्थल से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखा दिया ताजमहल, बोले भाई ये ताजमहल है और यहाँ पे जो है इसका मकबरा था, और ये शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था, पत्नी की याद में बनवाया था। उसके जितने भी तथ्य हैं उससे जुड़े हुए, उन सारे तथ्यों को आपके सामने उजागर करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण प्रक्रिया कहलाता है। समझ में आ गई होगी मॉरिसन की परिभाषा, अब आप नहीं भूलोगे। एक और विद्वान हुए जैक्सन। एक और विद्वान हुए कौन? जैक्सन। जैक्सन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व व्यक्ति कहलाएगा आपका शिक्षक, एक अपरिपक्व व्यक्ति कहलाएगा आपका शिक्षार्थी। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर परिपक्व व्यक्ति की बात कर रहा है तो शिक्षक कहलाएगा, और अपरिपक्व व्यक्ति की बात कर रहा है तो शिक्षार्थी कहलाएगा, को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। जैसा कि मैंने अभी मॉरिसन की डेफिनेशन में बताया था, सेम कंडीशन इन्होंने भी व्यक्त की है। किसने? जैक्सन साहब ने भी व्यक्त की है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व व्यक्ति यानी कि शिक्षक द्वारा एक अपरिपक्व व्यक्ति यानी कि शिक्षार्थी को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, और क्या कहलाती है? शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। अब जब हम लोग कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में जाने के बाद सारे बच्चे समान नहीं होते, ये सभी लोग जानते हैं। तो जब हम कक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपागम हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं या उपाय लाए जाते हैं। अब वो उपागम या उपाय कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो वो उपागम होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उपागम होते हैं जो प्रयोग में अधिकांशतः लाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक कक्षा में शिक्षक द्वारा उपागम कौन कौन से उपागम प्रयोग में लाए जाते हैं या वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कक्षा में जाते समय जो उपागम प्रयोग में लाए जाते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? चर्चा करते हैं। नंबर 1 है शिक्षण सूत्र, नंबर 2 शिक्षण सहायक सिद्धांत, और नंबर 3 है सहायक सामग्री। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत और सहायक सामग्री। देखिए शिक्षण सूत्र क्या होता है? शिक्षण सूत्र होता है जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं यानी कि प्रैक्टिकल के रूप में। सिद्धांत क्या होता है? उसके आधार पर जो आपको सिखाया जाता है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको जो बताया जाता है वो कहलाता है सिद्धांत। सहायक सामग्री क्या होता है? सहायक सामग्री में आपको मान लीजिए मैं मार्कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस मार्कर का प्रयोग क्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इस मार्कर के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके आंसर आने शुरू होंगे। बोले इस मार्कर के द्वारा हम लिख सकते हैं, ये एक पेन का प्रयोग करता है। तो ये क्या है? शिक्षण सामग्री है। मान लीजिए मैंने आपको दिल्ली का लाल किला दिखा दिया मैप पे, भाई ये देखो बच्चों मैप पे दिल्ली का लाल किला है और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झंडा फहराया गया था, यहाँ पे सभी लोगों को संबोधित किया गया था। ये दिल्ली का या आगरा का ताजमहल है, ये जयपुर का हवा महल है। तो ये सब क्या है? शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। अभी हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण के उपागम की, तो
तो शिक्षण के उपागम हमने बताए थे कितने, 3 प्रकार के। देखिए इसको विशेष ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि एक शिक्षक को पढ़ाते समय कौन कौन से उपागमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण उपागम हैं। नंबर 1 है शिक्षण सूत्र, नंबर 2 शिक्षण सिद्धांत और नंबर 3 है सहायक सामग्री। अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया था, शिक्षण सूत्र क्या होता है, शिक्षण सिद्धांत क्या होता है और शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। अभी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, आगे की ओर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है इसमें, देखिए शिक्षण विधि के विधिवत व्यवहार के लिए उपयुक्त उपागम, उपयुक्त का मतलब उपरोक्त, जो ऊपर हमने उपागम बताए हैं ये परम आवश्यक हैं। ठीक है, ये जो उपागम मैंने आपको बताए हैं या उपाय बताए हैं, इसको उपागम को क्या बोलते हैं, उपाय भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए उपाय। देखिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, जिससे जब आपका भावी एग्जाम आएगा तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बात कर लेते हैं आगे शिक्षण विधि की। अब शिक्षण विधि क्या होती है, सभी लोग जानते हैं शिक्षण विधि क्या होती है, जानते हैं हम सब कुछ होते हैं, लेकिन उसको तरीके से समझाया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है और बहुत ही सरलतापूर्वक हम उस विषय वस्तु को समझ लेते हैं। देखिए शिक्षण विधि की अगर मैं बात करूं तो शिक्षण विधि में एक शिक्षक द्वारा सुनियोजित तरीके से किसी भी पाठ की योजना बनाना और किस माध्यम से आपको डिलीवर वो कर रहा है, उन सारी चीज़ों को क्या रखना, ध्यान में रखना। तो यही चीज़ इसमें लिखी गई है। देखिए शिक्षण विधि, शिक्षक अपनी विषय वस्तु को सुनियोजित तरीके से एवं विवेकपूर्ण व्यवहार के माध्यम से बालकों तक प्रेषित करने का प्रयास करता है। भाई मान लीजिए मैंने कोई एक पाठ योजना बना ली, इसी की मान लीजिए मैंने एक पाठ पढ़ा रहा हूँ आपको शिक्षण विधियाँ। अब शिक्षण विधियाँ मैंने बना तो लिया, बनाने के बाद अब मैं किस प्रकार से आपको डिलीवर उसको कर रहा हूं, किस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, सरल तरीके से सिखा रहा हूं, कठिन तरीके से सिखा रहा हूं, वो कौन सी तरीका है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो हमारी विषय वस्तु है उसको सुनियोजित तरीका, ये देखिए विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, विषय वस्तु को सुनियोजित तरीके से अपने विवेकपूर्ण व्यवहार से, यानी कि अपने थोड़ा सा दिमाग लगाने के उपरांत बालकों तक प्रेषित करना। बालकों को देना ही क्या कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाता है। इसमें किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो हम बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं उसमें उस बच्चे का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं शिक्षण विधियों के स्थान पर आपको मैथ कराना शुरू कर दूं और मैथ में भी वो कराऊं जो आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। ये शिक्षण विधियाँ ना करा के कुछ और करा दूंगा आपको जो आपके एग्जाम के लिए बेकार है, तो आपका तो बेकार हो गया। वो आपने 1 घंटा दिया, आधा घंटा दिया, उसको ध्यान लगा के पढ़ा, लेकिन वो कहाँ रहा, बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि आपका वो जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। ऐसा तरीका या फिर ऐसी विषय वस्तु जिसके माध्यम से बालकों का उद्देश्य भी पूर्ण हो और सुनियोजित भी हो ही क्या कहलाता है, शिक्षण विधियाँ कहलाता है। देखिए आगे लिखा भी है इसमें, प्रेषित करने के लिए उसे संगठित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। जो हम मैटर बनाते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले सुनियोजित किया गया है कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें हमने अपने स्तर से सोची और सोचने के उपरांत ही आप तक डिलीवर कर रहे हैं एवं उसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के साथ बालकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसे ही शिक्षण विधि कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नोट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि एक शिक्षक जब पढ़ाता है या पढ़ाने के लिए प्रयास करता है तो वो किस रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो यह है पढ़ाने का जो है एकमात्र साधन है। क्या है? साधन। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। शिक्षण विधि शिक्षक के लिए पढ़ाने का क्या है? फिलेंगे ना, ब्लैंक दे देगा, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान दे देगा और पूछ लेगा आपसे क्या है ये। शिक्षण विधि शिक्षक के लिए पढ़ाने का क्या है? तो आपका आंसर क्या आएगा? एकमात्र साधन है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देखिए, उससे पिछले साल के पेपर उठा के देखिए, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पढ़ाने के एक जो शिक्षक है, शिक्षक के लिए शिक्षण क्या है? एक पढ़ाने का एकमात्र साधन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करने वाले हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं की। कुछ प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी है वो, और कौन कौन से प्रमुख परिभाषाएं हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो पहली परिभाषा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने क्या कहा है? उसने कहा है सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा भी मृत प्राय है। क्या तात्पर्य हुआ इसका? इसका तात्पर्य यह हुआ कि कितना भी अच्छा पाठ्यक्रम क्यों ना बना लिया जाए, कितनी भी अच्छी पाठ्यचर्या बना ली जाए, यानी कि जो पढ़ाने की विषय वस्तु है वो बना ली जाए, लेकिन वो सब क्या है? मृत के समान है। अब वो मृत के समान क्यों बताया है उसको समझिए। देखिए, जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक ना हो एवं शिक्षक के पास कोई शिक्षण विधि ना हो या फिर विधि का अभाव हो, तब तक वो किसके समान होगी? मृत प्राय के समान कहलाएगी। मान लीजिए आपने पाठ्यचर्या बना ली, विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, और पढ़ाने जाते समय आपने सारी चीज़ें सुनियोजित ढंग से कर ली। कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे कैसे हम उनको पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आपके पास कोई अच्छा टीचर नहीं है, अच्छा शिक्षक है ही नहीं आपके पास। तो वो जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने पढ़ा रहे हो, वो सब किसके समान कहलाएगा? मृत प्राय के समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षण जो विधियां होती हैं, जो तरीके हैं, वो आपके पास नहीं है। आप खाली आने के बाद बच्चों से कहा, बोले भी खड़े हो जाओ रामू, खड़े हो जाओ, बोले हो गए साहब। बोले अब बोले किताब पढ़ो, एक से पढ़वाई, दूसरे से पढ़वाई, तीसरे से पढ़वाई, चौथे से पढ़वाई, और पूरा चैप्टर हो गया आपका खत्म। लेकिन आपने बीच में ना तो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए, ना आपके द्वारा कुछ परिभाषाएं बताई गई, तो वो क्या हो गया? आपने जो पढ़ाया था पाठ, वो सब आपका बिल्कुल बेकार गया, व्यर्थ गया। तो एक शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य क्या बनता है? एक शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वो समस्त शिक्षण विधियों का अपनाए, जिससे बालकों को अच्छे से समझ में आ सके। चाहे वो उदाहरण के माध्यम से हो, चाहे वो परिभाषा के माध्यम से हो, चाहे वो प्रैक्टिकल करके दिखाए। अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उनका प्रैक्टिकल करके भी उन बच्चों को समझा सकता है। तो वो क्या कहलाएंगी? सारी की सारी शिक्षण विधियाँ कहलाएंगी। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, अगर माध्यमिक शिक्षा आयोग की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा भी मृत प्राय के समान है। अगले लेखक की बात कर लेते हैं, अगले विद्वान की बात कर लेते हैं। अगले विद्वान हुए हैं वाइनिंग। कौन हुआ है? वाइनिंग हुए हैं। और वाइनिंग क्या कहते हैं? शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यानी कि कभी भी नहीं रुकने वाला कार्य क्या है? शिक्षण विधि है। और किसका है? शैक्षिक प्रक्रिया का। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, एग्जाम से पूछा जाता है, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कार्य है? गतिशील कार्य है। यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का कौन सा कार्य है, तो आप क्या कह देंगे? गतिशील कार्य है, सदैव गतिशील कार्य है, कभी भी ये रुकता नहीं है।
कभी कोई नई विधि लेके आता है, कभी कोई सी विधि लेके आता है। देखिए, अगर आप 10 टीचरों को पढ़ेंगे तो 10 टीचरों का जो तरीका होगा वो सबका अलग अलग है। कोई उदाहरणों के माध्यम से समझाना पसंद करता है, कोई परिभाषा को समझाता है, कोई कुछ, मतलब हर टीचर का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, अगले परिभाषा की बात कर लेते हैं। चलते हैं अगले परिभाषा के रूप में, शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधि किसे कहते हैं ये देख लीजिए। शिक्षण विधि उस साधन के रूप में समझी जा सकती है जिसके द्वारा शिक्षक अपने कार्यों को, कौन, शिक्षक, ये ध्यान रखेंगे कौन है, शिक्षक है। शिक्षक अपने कार्य को गतिमान बनाता है। और ये गतिमान किसके द्वारा बनाता है, शिक्षण विधि के द्वारा बनाता है, तथा सुव्यवस्थित तरीके से बालकों को अधिगम कराता है। यानी कि जिस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए उस तरीके से सिखाने का प्रयास करता है। कौन करता है, एक शिक्षक करता है। अभी जैसा कि मैं सभी में बताता हुआ आ रहा हूँ, उदाहरण के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से, या फिर कोई प्रैक्टिकल दिखाकर, ताजमहल की पिक्चर दिखाकर, लाल किले की पिक्चर दिखाकर उसके बारे में उनको बताएगा। उसके बारे में क्या बताएगा, उनके बारे में बताएगा कि बेटा ये जो आगरा का ताजमहल है ये किसने बनवाया था, उनसे क्वेश्चन पूछेगा। ये यहाँ पे क्यों प्रसिद्ध है, लाल किला क्यों बनवाया गया, लाल किला किसने बनवाया, तो ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है। एक अगले विद्वान हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जॉन डीवी साहब। और जॉन डीवी के अनुसार ये क्या कहते हैं, शिक्षण विधि का वह तरीका जिसके माध्यम से विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति की जाती है। देखिए, हमने क्या किया, विषय वस्तु तो इकट्ठी कर ली, लेकिन निष्कर्ष जीरो, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, तो वो शिक्षा माध्यम बेकार है। जब तक निष्कर्ष ना निकले तो उस शिक्षण से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जॉन डीवी साहब यही कहते हैं, शिक्षण विधि का वह तरीका जिसके माध्यम से विषय वस्तु को संगठित कर, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विषय वस्तु को इकट्ठी कर सकते हैं और निष्कर्षों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षण विधि का वह तरीका जिसके माध्यम से विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति की जाती है, वही क्या कहलाती है, शिक्षण विधि कहलाती है। अब आपको पता चल गया होगा, ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। एक परिभाषा और रह गई है, उस परिभाषा को भी देख लेते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों की ओर चलेंगे और शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे। आगे बात करते हैं शिक्षण विधियों के प्रकार की। शिक्षण विधि के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही मैं प्रकार यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला है शिक्षक केंद्रित। सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा है, शिक्षक केंद्रित। वे शिक्षण विधि जिसमें या जिनमें शिक्षण के दौरान केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, बालक मूक दर्शक बने रहकर उन्हें सुनते हैं। और ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, व्याख्यान विधि और कहानी विधि। कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा क्या रहता है, खाली सुनता रहता है टीचर को कि क्या, हाँ जैसे मैथ करा रहे हैं। अब मैथ में पहले हम उसको समझा रहे हैं, किसे, बच्चे को। जब बच्चे को हम समझाएंगे तो बच्चा क्या होगा, मूर्ख दर्शक बना हुआ, यानी कि शांति के साथ बैठा रहेगा और सारी चीज़ें वो आपकी सुनता रहेगा। तो ये होती है आपकी कौन सी विधि, शिक्षक केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित विधि में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, केवल और केवल शिक्षक बात करता है और बच्चे क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, अब आप क्या कर रहे हैं, वहाँ से बैठे हुए केवल और केवल मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन जब करेंगे तो मुझे केवल कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि बोले सर ये यहाँ से ऐसे है। तो आप अभी क्या करेंगे, मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसमें हमारा संचार नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, केवल और केवल
जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो मूक दर्शक बने रहते हैं और शिक्षक ही इसमें सक्रिय होता है। जैसे अगर हम बात कर लें कहानी की, तो जब किसी हम अपने बुजुर्ग से या फिर टीचर हमें कोई कहानी सुनाता है तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे शांत हो जाते हैं एकदम से, बोले अरे बड़ा अच्छा टॉपिक आया है, कहानी सुनाने का टीचर सुना रहा है, या फिर दादी बाबा कोई भी कहानी सुना रहा है तो बोले बहुत अच्छा टॉपिक है और आज जो है हमें चुपचाप से कहानी सुननी है। इसी प्रकार से यदि हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, तो जब व्याख्या हम किसी चीज़ की करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लोग चुपचाप मूक दर्शक बने हुए सुनते रहते हैं और अपने क्वेश्चंस कब करते हैं, जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, तब आप उसके बाद में क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें केवल और केवल शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित का मतलब ही ये होता है कि शिक्षक उसमें बोलता रहेगा, पढ़ाता रहेगा और आपको समझाता रहेगा, और आप जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो सारे के सारे क्या बने रहेंगे, केवल और केवल मूक दर्शक बने रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट विधि है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे आसार है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित होता है और जो श्रोता होते हैं वो क्या बने रहते हैं, या फिर पूछ लेगा शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है। तो शिक्षक केंद्रित विधि दो हैं, एक तो व्याख्यान विधि और दूसरी है कहानी विधि, जिसमें केवल और केवल शिक्षक केंद्रित विधि है, जिसमें छात्र या छात्रा क्या होती है, मूक दर्शक बना रहता है। इसके बाद अगली विधि आती है आपकी परंपरागत विधि। कौन सी विधि आती है, परंपरागत विधि। परंपरागत विधि क्या होती है, परंपरागत विधि का तात्पर्य है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक सेम चीज़ें वही हैं, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ, वो सब क्या कहलाती हैं, परंपरागत विधि कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे ये कह दूं कि रामायण में राम सीता के पति थे, तो जितनी भी रामायणें लिखी हुई हैं सभी रामायण में एक ही चीज़ होगी। महाभारत में अगर मैं कह दूं द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो हाँ ये हम सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, सभी किताबों में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, कोई भी किताब में अलग से कुछ छपा हुआ नहीं होगा। तो यही कहलाती है हमारी परंपरागत विधि। कहने का मतलब ये हुआ प्राचीन काल से लेकर आज तक उसी रूप में कार्य में ली जाने वाली विधि ही क्या कहलाती है, परंपरागत विधि कहलाती है। हमें पता है, हमारे पूर्वजों ने पढ़ाया था क्या कि बेटा ऐसा करना, 2 + 2 को करना तो 4 ही होगा। अब हम चाहे इस तरीके से जोड़ लें, 1 + 1 + 1 + 1 = 4। एक विधि ये भी कहलाएगी आपकी, एक विधि ये भी कहलाएगी 2 + 2 = 4, और एक विधि ये भी कहलाएगी 3 + 1 = 4। तो हमें मालूम है ये प्राचीन विधि है कि इसी तरीके से हमें जोड़ना है। तो किसी भी विधि को हम ले लें तो वो क्या कहलाएगी, प्राचीन विधि, परंपरागत विधि कहलाएगी, या फिर प्राचीन विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं, परंपरागत विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, पाठ्य पुस्तक है। इसका उदाहरण क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि जो होती है वो कौन सी विधि के अंतर्गत आती है, परंपरागत विधि के अंतर्गत आती है। अगली विधि आती है बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित विधि क्या होती है, देखिए अगर बाल केंद्रित विधि की मैं बात करूं तो बाल केंद्रित विधि में दोनों ही लोग आपसे एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दूसरे से कैसे करेंगे, बाल केंद्रित माध्यम में यह हुआ वह विधि जिसके में या जिसके अंतर्गत शिक्षक के साथ साथ बालक भी सक्रिय रूप में रहता है, ये सक्रिय रूप में कार्य करता है या सीखने का प्रयास करता है। तो क्या कहलाती है, वो बाल केंद्रित विधि कहलाती है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कक्षा में गए, जब कक्षा में जाते हैं तो वहाँ बच्चे भी होते हैं और हम भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब हमने कुछ पढ़ाया और बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले सर, बोले हाँ जी बताइए, बोले सर ये बता दीजिए ये 2 और 2 4 कैसे हुआ, ये 2 और 2 4 कैसे हुआ। तो हमने उसको बताया बेटा ऐसा है, यहाँ पे एक पेंसिल तुम्हारे पास थी, एक पेंसिल राम के पास थी, एक पेंसिल श्याम के पास थी, एक पेंसिल सीता के पास थी और एक पेंसिल गीता के पास थी।
अब उन चारों पेंसिलों को अगर हमने जोड़ लिया तो ये क्या कहलाई, 4 पेंसिलें कहलाई। बोले ठीक है सर, ये बात तो समझ में मुझे आ गई, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आपने 3 और 1 4 कैसे कर दिया। ठीक है बेटा, ये बात भी समझा देते हैं। बोले बेटा ऐसा था, तुम्हारे पास 3 कॉपी थी। आपके पास कितनी कॉपियाँ थी? 3 कॉपियाँ थी, और 1 कॉपी मेरे पास थी। अब उन तीनों को और 1 को जोड़ लीजिए तो कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। यही कहलाती है बाल केंद्रित विधि। यहाँ पर जितनी भी मैं विधियों का उल्लेख करने वाला हूँ, सारी की सारी विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियाँ यहाँ पर होने वाली हैं, और आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, आपसे पूछा जाता है वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक और बालक यानी कि छात्र दोनों महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं, तो वो है आपकी बाल केंद्रित विधि। अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लेना इसको। जहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों ही किस रूप में होते हैं? सक्रिय रूप में होते हैं, या फिर सिखाने का प्रयास करते हैं, वो कौन सी विधि है? बाल केंद्रित विधि कहलाती है। ठीक है, परंपरागत विधि को भी आपने समझा, शिक्षक केंद्रित विधि को समझा, और बाल केंद्रित विधि को भी आपने समझ लिया। शिक्षण की जो विधियाँ हैं, कम से कम 150 से 200 शिक्षण विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ देखने वाले हैं। जैसे जो अधिक महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, उन शिक्षण विधियों का हमने यहाँ पर समावेश किया हुआ है। पहली शिक्षण विधि कौन सी है? खेल विधि। जिस विधि में बच्चों को खेल के अंतर्गत ज्ञान दिया जाता है, वो कौन सी विधि कहलाती है? शिक्षण विधि कहलाती है। इसमें बच्चों को एक मान लीजिए छात्र या छात्राएं हैं, उन्हें एक गोल घेरा बनवा दिया, और गोल घेरे के अंतर्गत बच्चों से स्टार्ट कर दिया, बोले भाई ऐसा करो, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करो एक दूसरे की। जैसे आप यहाँ पे एक गोल घेरा बना देते हैं, ये गोल घेरा बना दिया, ठीक है, गोल बना लिया। अब यहाँ पर बच्चों को, सभी लोगों को क्या कर दिया हमने, यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, 1 2 3 इस टाइप से हमने यहाँ पर बच्चे खड़े हुए बैठा दिए, या फिर इन बच्चों को यहाँ पर खड़ा कर दिया। जब यहाँ बच्चे खड़े हो गए, अब हम कहते हैं यहाँ पर राम है, तो राम से हमने कहा बोले भाई यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है। काउंटिंग किस तरीके से शुरू करेंगे? यहाँ पे बोलेंगे आप 1, यहाँ पे इसने क्या बोला? 1। अब इसका जो नेक्स्ट वाला आएगा वो क्या बोल देगा? 2। इसी तरीके से 3 4 5, इस तरीके से सारे बच्चों ने क्या किया? काउंटिंग को बोला। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने गेम किया था, यहाँ पर खेल खेला था कि बोले भाई जब हम सर्कल में खड़े होंगे तो यहाँ पे क्या हम याद करेंगे? काउंटिंग को याद करने वाले हैं। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? खेल की विधि या फिर खेल विधि कहलाने वाली है। उसके बाद आती है अन्वेषण की विधि। अन्वेषण विधि क्या होता है? इसका दूसरा नाम है खोज विधि। क्या नाम है? खोज विधि। अब खोज विधि में इन्हीं बच्चों के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर कोई वस्तु थी, मान लीजिए ये पेन था, इस पेन को मैंने यहाँ पे दुबका दिया, किसी बच्चे को दे दिया, मैंने कहा भाई इस पेन को ऐसा करो, आप अपने पीछे छुपा लो। उस बच्चे ने इस पेन को छुपा लिया। अब किसी अन्य व्यक्ति से या बच्चे से हमने ये कहा कि बोले भाई ऐसा है, एक वस्तु थी जो हमने किसी बच्चे के पास छुपा दी है, अब आप उस वस्तु को खोजो। जब वो वस्तु खोज लेता है तो वो कौन सी विधि कहलाती है? खोज विधि कहलाती है। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? खोज विधि या फिर अन्वेषण विधि कहलाने वाली है। इसके बाद आता है पर्यवेक्षक विधि। पर्यवेक्षक विधि में क्या होता है? पर्यवेक्षक विधि वह कहलाती है, इसके अंतर्गत छात्र स्वाध्याय करता है, यानी कि खुद पढ़ता है और खुद ही याद करता है, खुद ही समझता है। जितनी भी क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत वो सारी खुद ही बच्चा करता है। वो कौन सी विधि कहलाती है? स्वाध्याय विधि कहलाती है। अगली विधि है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के अंतर्गत क्या होता है? पर्यटन विधि के अंतर्गत छात्र या छात्राओं को बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं, मान लीजिए हम चले गए जयपुर, और जयपुर में हमने आपको दिखाया हवा महल। यहाँ पे क्या दिखाया? हवा महल, ठीक है। अब हवा महल जब आपने देखा तो वहाँ पर आपके अंतर्गत आपके जो दिमाग था उसमें कुछ क्वेश्चन जागे। हवा महल ये हवा में लटका हुआ क्यों है? हवा महल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कहाँ पर स्थित है? बोले जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो वो जो हमने आपको ज्ञान दिया,
हवा महल के बारे में पर्यटन विधि के द्वारा जो ज्ञान दिया, यानी कि जो हम घूमने गए थे उसमें जो ज्ञान आपने प्राप्त किया वही कहलाता है हमारा पर्यटन विधि। यानी कि घूमने के दौरान जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाता है, पर्यटन विधि कहलाता है। अगला है प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि क्या होता है? प्रायोजना विधि होता है पूर्व योजना बनाकर उस पर कार्य करना ही क्या कहलाता है, प्रायोजना विधि कहलाता है। यानी कि पहले से ही योजना हमने बना ली। अब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें पता है हमें आज आपको 5 विधियां पढ़ानी है, तो ये क्या है, पहले से ही पूर्व नियोजित है। यानी कि पहले ही हमने क्या बनाई है, इसकी योजना बनाई थी कि हमें इतना ही पढ़ाना है, इसके आगे नहीं पढ़ाना है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रयोजना विधि कहलाएगी। इसके बाद आ जाती है वाद विवाद विधि। वाद विवाद या फिर मस्तिष्क विधि भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे वाद विवाद क्या होता है, 2 से 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं। आपने देखा होगा क्विज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, क्विज में आपने टीवी में अक्सर देखा होगा 2 से 3 बच्चे की एक टीम बना दी जाती है और उसमें एक कंपटीशन कराया जाता है, वो कहलाता है हमारा वाद विवाद विधि। जिसके माध्यम, इसका उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य है इसका नए नए विचार उत्पन्न करना, छात्रों में नए विचारों का संचार होना, ये क्या कहलाता है, हमारा वाद विवाद विधि कहलाती है। इसके बाद आ जाता है व्याकरण अनुवाद। व्याकरण अनुवाद में क्या होता है, व्याकरण अनुवाद में होता है कोई एक वाक्य दे दिया गया और आपसे कह दिया गया कि बोले भाई इसका अनुवाद करो। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, उदाहरण है राम घर जाता है, ठीक है, इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, इसका जो हम ट्रांसलेट करेंगे इसको, या इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, अनुवाद कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि वह विधि होती है जो हमें सब कुछ सामने साफ साफ दिखाई देता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हूँ, तो ये कैसी विधि कहलाएगी, प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। इसके बाद आता है अनुदेशन विधि। अनुदेशन विधि क्या होती है, अनुदेशन विधि यह होती है जब हमारे अनुदेश के अनुसार या फिर आदेश के अनुसार जो कार्य किया जाता है वही कहलाती है अनुदेशन विधि। ठीक है। इसके बाद अगली विधि कौन सी है, सहचर्य या फिर मॉन्टेसरी विधि। इसको सहचर्य विधि भी बोलते हैं या फिर मॉन्टेसरी विधि भी बोलते हैं। इनके जो भी राइटर्स हैं वो बाद में चर्चा करेंगे हम इसकी। ठीक है। फिलहाल अभी आप ये समझ लिया, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विधियां कौन कौन सी होती हैं। सहचर्य विधि या फिर इसको मॉन्टेसरी विधि भी बोलते हैं, वो अति महत्वपूर्ण विधियां हैं। जितनी भी यहाँ पे मैंने विधियां लिखी हैं सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं और हर एक विधि किसी न किसी एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। उसके बाद है रंगमंच विधि। रंगमंच विधि क्या होती है, इस समय रामलीला चल रही है, ठीक है, तो रामलीला जो चल रही है वो कौन सी विधि कहलाएगी, रंगमंच विधि कहलाएगी। जैसे आपने देखा होगा मूवी होती है, पिक्चर्स बनती हैं, तो पिक्चर्स में जो ये एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेस होती हैं, ये जो भी करती हैं वो सब क्या करती हैं, रंगमंच विधि के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसके बाद आता है आगमन विधि। आगमन और निर्गमन 2 प्रकार की विधियां होती हैं, इन दोनों में से एक विधि अवश्य आपके पेपर में आती है। अगली विधि है भूमिका निर्वहन विधि। भूमिका निर्वहन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम की ओर चलना ही क्या कहलाती है, भूमिका निर्वहन विधि कहलाती है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विधियां हमने आज आपसे चर्चा की है और बहुत सारी विधियां हैं, लगभग 150 से 200 विधियां हैं। इन सभी विधियों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कौन सी विधि क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो शेयर अवश्य करें जिससे आपके साथ साथ और बच्चों का भी भला हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेलीग्राम में जाकर, ठीक है, टेलीग्राम में जाइए, यहाँ पे सर्च करना गुरु वंदना क्लासेस। गुरु वंदना क्लासेस आप सर्च करेंगे, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक का पेज मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक का पेज भी गुरु वंदना क्लासेस के नाम से ही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कू ऐप भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कू ऐप पर भी, कौन सा है, कू ऐप, KOO, कू ऐप पर जाना, ठीक है,
हू ऐप पर जाने के बाद आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।